गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र हमने पढ़ा था। सेक्शन 46 हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। सेक्शन 46 था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज ऑन लिक्विडेशन, सेक्शन 46। चलो अब हम करेंगे बेटा सेक्शन 47। सेक्शन 47 में काफ़ी सारे सब क्लॉजेस हैं, ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले है सेक्शन 47 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है कैपिटल असेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। बेटा बात मेरी समझना, सब छोटे छोटे पॉइंट से देखने हैं। सेक्शन 47 हेडिंग लिख लो मेरे साथ। सेक्शन 47 में पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। चलो सबने मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। बेटा अब होता क्या है देखना जरा। आपको अच्छी तरह पता है बेटा, एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और बेटे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो ये आपके एचयूएफ के क्या हैं, मेंबर्स हैं। ये आपके एचयूएफ के मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स है बेटा, ए बी और सी, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा। एचयूएफ का हुआ पार्टीशन, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बंटवारा। भाइयों के बीच में बेटा बंटवारा हो गया। तो बंटवारा किसका होगा बेटा, जायदाद का ही तो होगा। तो एचयूएफ की जो भी प्रॉपर्टी थी बेटा उसका ही तो बंटवारा होगा। तो एचयूएफ का बंटवारा हो गया, मतलब एचयूएफ के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी थी उसका क्या हो गया बेटा, बंटवारा हो गया। पॉइंट बताओ क्लियर, ठीक है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी में तीनों भाइयों का इक्वल शेयर था। तो 1/3 प्रॉपर्टी में इसको मिल गया, 1/3 प्रॉपर्टी में बी को मिल गया और 1/3 प्रॉपर्टी में सी को मिल गया। पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेटा आपने नोटिस किया है हुआ क्या है, हुआ क्या है बेटा। बेटा एचयूएफ ने ध्यान से देखना बेटा, एचयूएफ ने मेंबर्स को ए बी और सी को बेटा ट्रांसफर करे हैं कैपिटल असेट्स। एचयूएफ ने मेंबर्स को क्या ट्रांसफर करे हैं बेटा, कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे हैं ऑन इट्स पार्टीशन। तो अपने पार्टीशन के टाइम पे एक बात याद रखना बेटा, जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो एचयूएफ के पास जितने भी कैपिटल असेट्स होते हैं बेटा वो सब मेंबर्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बेसिकली एचयूएफ ने मेंबर्स को अपने कैपिटल असेट्स क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए बेटा, पक्का। लेकिन सेक्शन 47 ने कहा इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 47
तो अगर एचयूएफ ने मेंबर्स को कोई कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे हैं ऑन इट्स पार्टीशन, तो उसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। और एचयूएफ के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। सब बताओ, ये बात समझ आइए बेटा। तो एचयूएफ ने अगर मेंबर्स को कोई कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे ऑन इट्स पार्टीशन, तो याद रखना उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाता है और एचयूएफ के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बट बेटा एक बात याद रखना, मेंबर्स जब इन कैपिटल असेट्स की आगे बेटा सेल करेंगे ना, मेंबर्स जब इन कैपिटल असेट्स की आगे क्या करेंगे बेटे, सेल करेंगे, तो याद रखना सेल को तो क्या माना जाता है बेटे, सेल को ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो सेल को ट्रांसफर माना जाता है बेटा, और मेंबर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा, विल अराइज इन हैंड्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है पूरी? तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, एचयूएफ ने मेंबर्स को कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे ऑन इट्स पार्टीशन, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाता है एज पर सेक्शन 47, और एचयूएफ के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बट मेंबर्स जब इन कैपिटल असेट्स की आगे सेल करेंगे, तो सेल को ट्रांसफर माना जाता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47, और मेंबर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा कंसेप्ट क्लियर हुआ है इसका, पक्का? ये हो गया हमारा 47 का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चलो आओ मेरे साथ। अब सेकंड क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और विल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका तो बहुत यूज आता है। देखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और विल। मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। बेटा गिफ्ट का केस है और विल का केस है। विल मतलब वसीहत। तो मैं बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं बेटा इसके लिए, फादर और सन का। ठीक है, तो मैं यहां पर एक तरफ ले रहा हूं फादर, फादर या सन, फादर और सन। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब क्या हुआ, सुनना। अब क्या हुआ, फादर के पास कोई कैपिटल असेट था, सपोज जमीन, लैंड। तो फादर ने क्या करा, अपना वो कैपिटल असेट सन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। तो फादर ने अपना कैपिटल असेट सन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। तो फादर ने अपनी जमीन सन को गिफ्ट कर दी बेटा, ठीक है। या फिर
बेटा फादर ने गिफ्ट नहीं करी। अब दूसरा केस लेते हैं। फादर ने क्या करा, अपने मरने के टाइम पे एक वसीयत बनाई, ठीक है, कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी वो मेरे वारिस को यानी सन को दे दी जाए। और फादर की डेथ के बाद सन ने वो प्रॉपर्टी फादर से क्या कर ली, इनहेरिट। तो विल का मतलब इनहेरिटेंस भी होता है बेटा, इनहेरिटेंस। तो मुझे बताओ, फादर ने सन को कोई कैपिटल असेट गिफ्ट किया है या ट्रांसफर किया है अंडर अ विल? अंडर अ विल, वसीयत के थ्रू कोई कैपिटल असेट फादर से सन के पास क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। दोबारा बोल दूं एक बार, फादर ने सन को कोई कैपिटल असेट गिफ्ट किया है या फादर ने सन को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है अंडर अ विल, वसीयत के थ्रू कोई कैपिटल असेट सन को ट्रांसफर किया गया है। तो लॉ कहता है बेटा इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। सेक्शन 47, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ फादर। फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। लो बेटा कॉपी करो। बात समझ आई है बेटा सबको? तो याद रखना, फादर अगर सन को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ अ गिफ्ट या थ्रू अ विल, तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं गया है सेक्शन 47 के हिसाब से, और फादर के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगली बात वही है, सन आगे अगर इस कैपिटल असेट की क्या कर देता है, सेल कर देता है। सन इस कैपिटल असेट की आगे क्या कर देता है, सेल। तो सेल को तो बेटा आपको पता है, सेल को तो ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो सेल को तो ट्रांसफर माना गया है बेटा, और सन के हैंड्स में क्या अराइज कर जाएगा, कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ सन। बेटा सन के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। ये काफी यूज होता है ये वाला पॉइंट बेटा, याद रखोगे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे। इस पे मैं ना अभी बाद में भी आऊंगा, मुझे कुछ और बातें इसमें डिस्कशन करनी है आपसे। फिलहाल क्लियर हुआ बेटा? फादर अगर सन को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ अ गिफ्ट और थ्रू अ विल, उसे ट्रांसफर माना नहीं गया, और अगर ट्रांसफर नहीं है तो बेटा फादर के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। बट सन जब उस कैपिटल असेट की आगे सेल करेगा तो उसे ट्रांसफर माना गया है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, और कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा इन द हैंड्स ऑफ सन। क्लियर है बेटा? चलो, ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। अब थर्ड पे आते हैं। सिंपल है बेटा। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सुनना बेटा ध्यान से, थर्ड क्लॉज। बेटा थर्ड क्लॉज में क्या हो रहा है, सुनो। थर्ड क्लॉज में एक तरफ है होल्डिंग कंपनी और एक तरफ है सब्सिडरी कंपनी। तो उन्होंने कहा होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है। किसने?
होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया है तो इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है। तो लिखना नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है अंडर सेक्शन 47। ठीक है, तो बेटा होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं गया है अंडर सेक्शन 47। बट बेटा दो शर्तें रखी गई है, दो शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों का सेटिस्फाई होना बेटे जरूरी है। दो शर्तें कौन सी हैं? पहली बात, सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। मैं अभी मतलब समझाता हूं बेटा। पहला, सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, इसका मतलब सब्सिडरी के बेटा 100% शेयर्स मस्ट बी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब है सब्सिडरी के 100% शेयर्स मस्ट बी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तभी तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी बनेगी बेटा। सब्सिडरी के जब 100% शेयर्स कौन होल्ड करता है? होल्डिंग कंपनी। तो हम इस सब्सिडरी को कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है बेटा, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। उन्होंने कहा है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। सुनो बेटा, मुझे एक बात का जवाब दो। कैपिटल असेट किसने किसको ट्रांसफर किया था? होल्डिंग ने सब्सिडरी को कैपिटल असेट ट्रांसफर किया था। तो होल्डिंग ने ट्रांसफर किया है तो होल्डिंग को हम कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी। होल्डिंग को हम कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी। तो सब्सिडरी क्या होगी? ट्रांसफरी कंपनी। और उन्होंने कहा है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। और हमारे केस में बता दो बेटा, कौन है ट्रांसफरी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी इज योर ट्रांसफरी कंपनी। तो याद रखना, सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो बेटा दो शर्तें क्लियर हुई। पहली शर्त क्या है? सब्सिडरी के 100% शेयर्स मस्ट बी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। और दूसरी है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। और हमारे वाले केस में ट्रांसफरी कंपनी कौन है? सब्सिडरी। मतलब सब्सिडरी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को जो कैपिटल असेट ट्रांसफर किए हैं उसको ट्रांसफर माना नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। और होल्डिंग के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। कॉपी कर लो बेटा। बेटा जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो इसी पॉइंट का बिल्कुल रिवर्स है। देखें अब क्या है फोर्थ पॉइंट। देखो बेटा फोर्थ क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। तो अब रिवर्स है बेटा। क्लॉज 4 फिर से मैं लिख देता हूं। होल्डिंग कंपनी है और दूसरी तरफ सब्सिडरी कंपनी है। तो बेटा अब क्या हो रहा है? अब रिवर्स है।
सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कैपिटल असेट ट्रांसफर किए हैं। बेटा किसने करे हैं? सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कैपिटल असेट ट्रांसफर किए हैं। तो सेक्शन 47 कहता है इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। लेकिन दो शर्तों का बेटा सेटिस्फाई होना फिर से जरूरी है। और शर्तें क्या हैं? वही दोनों बेटा जो क्लॉज 3 में थी, शर्तें वही हैं। और बेटा शर्तें क्या हैं? पहली, सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स, सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स मस्ट बी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, मस्ट बी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। और बेटा सेकंड शर्त भी वही है, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और बताओगे बेटा हमारे वाले केस में, इस केस में बताना बेटा, बेटा कैपिटल असेट ट्रांसफर किसने किया था? सब्सिडरी ने। तो बेटा सब्सिडरी तो बनेगी ट्रांसफरर कंपनी, सब्सिडरी होगी ट्रांसफरर, तो होल्डिंग होगी ट्रांसफरी कंपनी। उन्होंने कहा है ट्रांसफरी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, और हमारे वाले केस में ट्रांसफरी कौन है? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बेटा बिल्कुल कंडीशन सेम है, बस रिवर्स था। तो थर्ड क्लॉज में होल्डिंग सब्सिडरी को कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है, और फोर्थ में सब्सिडरी होल्डिंग को कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है। समझ आ गया बेटा? चारों क्लॉजेस कॉपी कर लो यहां तक। चलो अगला, अब देखो अगला क्या है बेटा। उन्होंने ना एक एक्सेप्शन भी दिया है इसका। उन्होंने कहा है द एग्जेम्पशन मेंशन्ड इन डी और ई, मतलब जो ऊपर हमने दोनों पॉइंट्स करे हैं डी और ई above, shall not apply if capital asset is transferred as stock in trade। तो बेटा उन्होंने कहा, सुनो, उन्होंने कहा अगर होल्डिंग सब्सिडरी को या सब्सिडरी होल्डिंग को कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रही है बट एज स्टॉक, तो बेटा इसका क्या मतलब है सर? थोड़ा सा समझा दो। देखो बेटा मैं आपको यहां पर जरा करवाता हूं, सुनो। एक्सेप्शन, बेटा अब एक्सेप्शन क्या है ये देखो। होल्डिंग कंपनी है और ये बेटा सब्सिडरी कंपनी है। चलो मैं क्लॉज 3 लेके चल रहा हूं बेटा। क्लॉज 3 सुनो बेटा, होल्डिंग ने ना सब्सिडरी को ट्रांसफर किया एक कैपिटल असेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, बट ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट किया है एज स्टॉक इन ट्रेड। सर इसका क्या मतलब हुआ कि कैपिटल असेट ट्रांसफर किया एज स्टॉक इन ट्रेड? बेटा मैं आपको बताता हूं। बेटा इसका मतलब पता है क्या हुआ? वो असेट होल्डिंग के लिए
बेटा कैपिटल असेट था, बट सब्सिडरी के लिए वो कैपिटल असेट नहीं है, सब्सिडरी के लिए बेटा वो स्टॉक है। मतलब सब्सिडरी का बिजनेस ही उस असेट को खरीदने बेचने का है। एग्जांपल लो, होल्डिंग ने बेटा फर्नीचर ट्रांसफर किया सब्सिडरी को। होल्डिंग के लिए यह फर्नीचर एक कैपिटल असेट है, बट सब्सिडरी के लिए यह फर्नीचर कैपिटल असेट नहीं है, स्टॉक है, क्योंकि बेटा सब्सिडरी का बिजनेस ही फर्नीचर को खरीदने बेचने का है। तो होल्डिंग के लिए यह कैपिटल असेट था, बट सब्सिडरी के लिए यह स्टॉक है बेटा। अब हो क्या रहा है, एक तरीके से बेटा देखा जाए तो कैपिटल असेट कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल असेट था, जब वो कैपिटल असेट सब्सिडरी को ट्रांसफर हुआ, देन इट इज नो लॉन्गर अ कैपिटल असेट, वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, स्टॉक में। और आपने बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 47 में पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो बेटा इसे तो ट्रांसफर माना जाता है, इसे ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47, और होल्डिंग कंपनी के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। तो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा। समझ आया बेटा सबको? तो ये एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 47 का। ठीक है बेटा, सेक्शन 47 यही तो कहता था कि होल्डिंग कंपनी अगर कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है, बट अगर होल्डिंग कंपनी कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है एज स्टॉक तो उसे ट्रांसफर माना जाता है और कैपिटल गेन राइज कर जाएगा इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। कॉपी कर लो बेटे, ये एक्सेप्शन क्लॉज 3 एंड 4 दोनों के लिए। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। देखो एफ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अब कंसेप्ट थोड़ा समझने वाला है सिंपल, ध्यान से सुनना है बेटा। सेक्शन 47 का क्लॉज 5, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ना 2 कंपनीज ले रहा हूं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बेटा अब हो क्या रहा है, जो ये बी लिमिटेड थी ना बेटा, इसने ए लिमिटेड के बिजनेस को कर लिया टेक ओवर। तो बी लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बेच दिया, किसको, बी लिमिटेड को। तो बेटा जो बिजनेस बेचता है ना, यानी ए लिमिटेड, उसे हम कहते हैं सेलर कंपनी, या आप कह लो वेंडर कंपनी, या आप कह लो ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि उसने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है, या आप कह सकते हो अमेलगमेटिंग कंपनी, या आप कह सकते हो अमेलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, और जिसने बिजनेस खरीदा है बेटा, ठीक है, उसे हम कहते हैं
परचेजिंग कंपनी, या आप कह लो ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, या आप कह लो अमेलगमेटेड कंपनी, कह लो अमेलगमेटेड कंपनी। बात समझ आई बेटा? ठीक है, तो जो बेच रहा है वो अमेलगमेटिंग और जो खरीद रहा है वो अमेलगमेटेड। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब सुनना ध्यान से बेटा। अब होता क्या है, जब कोई कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को बेचती है तो बेटा वो कंपनी क्या करती है, अपने सारे कैपिटल असेट्स दूसरी कंपनी को क्या कर देती है, ट्रांसफर। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देंगे क्या, अपने कैपिटल असेट्स। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपने सारे असेट्स, अपनी सारी लायबिलिटीज क्या कर देंगे, ट्रांसफर। लेकिन बेटा इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाता है, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47। इस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाता है। बस बेटा एक छोटी सी शर्त है, एक कंडीशन है छोटी सी। पता है कंडीशन क्या है, जो ट्रांसफरी कंपनी है ना, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब बी लिमिटेड मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। तो कंडीशन है ट्रांसफरी कंपनी must be an Indian company. ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। और हमारे वाले केस में ट्रांसफरी कंपनी कौन हो गया बेटा, ट्रांसफरी कंपनी होगी बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए। समझ आया बेटा? तो याद रखना, अमेलगमेटिंग कंपनी ने अगर अपने कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे हैं अमेलगमेटेड कंपनी को, तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाता है एज पर सेक्शन 47। शर्त बस एक है, जो ट्रांसफरी कंपनी है मतलब अमेलगमेटेड कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कॉपी करो। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनना बेटा। तो मेरे को बताओ, अमेलगमेटिंग कंपनी हमारे वाले केस में ए लिमिटेड और अमेलगमेटेड कंपनी हमारे वाले केस में बी लिमिटेड। प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी यानी बी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, अब अगला सुनना बेटा, इसी से रिलेटेड है, इसी से बेटा। अब अगला क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। इसी से रिलेटेड है बेटा। तो मैं यही एग्जांपल ना बेटा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 5, 6। अब सुनना बेटा, इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ए लिमिटेड थी, है ना, और बी लिमिटेड है। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा हो क्या रहा था, ये जो बी लिमिटेड थी ये ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर रही थी, टेक ओवर कर रही थी। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर रही थी, टेक ओवर। अब सुनना बेटा, अब होता क्या है कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है। कौन खरीद रहा है, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है।
तो बेटा एक रूल तो सिंपल सा होता है ना, जो खरीदेगा उसे कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कुछ खरीदूंगा तो मुझे आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है, तो खरीदने का कंसिडरेशन भी तो देना पड़ेगा ना बेटा, कंसिडरेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब पता है, सुनो सुनो ध्यान से, अब बी लिमिटेड पता है कंसिडरेशन के तौर पे क्या दे रही है? ठीक है, इक्विटी शेयर्स। बी लिमिटेड कंसिडरेशन के तौर पे दे रही है इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। पता है इसका 1:2 का मतलब बेटा क्या होगा? 1:2 का मतलब है जिसके पास, ध्यान से सुनना, जिसके पास ए लिमिटेड के, जिसके पास ए लिमिटेड के 2 शेयर है ना बेटा, उसको बी लिमिटेड का मिलेगा 1 शेयर। बात समझ आई बेटा? तो बी लिमिटेड कंसिडरेशन के तौर पे क्या दे रही है? इक्विटी शेयर्स दे रही है 1:2 के रेशियो में। मतलब जिसके पास ए लिमिटेड के 2 शेयर हैं उसे बी लिमिटेड का मिलेगा 1 शेयर। और बेटा मैं अगर बैलेंस शीट में बताऊं ना, बैलेंस शीट में बेटा, तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है बेटा कितने स्टैंड कर रहे हैं? 1 लाख शेयर्स बेटा। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने स्टैंड कर रहे हैं? 1 लाख। तो मुझे एक बार बताओ जरा, टोटल कंसिडरेशन निकाल के बताओ। कंसिडरेशन, सुनो ध्यान से, कंसिडरेशन इन शेयर्स। बेटा रेशो क्या था? 1:2। 1:2 का मतलब क्या था? जिसके पास 2 शेयर हैं ए लिमिटेड के, उसको मिलेगा 1 शेयर बी लिमिटेड का। तो जिसके पास 1 लाख शेयर हैं ए लिमिटेड के, उसको मिलेंगे 1/2 इंटू 1 लाख, उसको मिलेंगे 50,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। 50,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। बात समझ आ रही है बेटा सबको? तो इसका मतलब बी लिमिटेड कंसिडरेशन के तौर पे ए लिमिटेड को क्या दे रही है बेटा? 50,000 शेयर्स। ठीक है, बेटा समझ आया है? ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। अब होता क्या है, सुनना सुनना, मैं अपना थोड़ा सा जरा एक बात कर रहा हूं, नीचे मेरे साथ लिखना बेटा। ये हैं शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, ये हैं शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, और ये है बेटा बी लिमिटेड, है ना? ये हैं आपके शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। बेटा अब होगा क्या, सुनो, जो ये शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड थे ना, ये बेटा अपने 1 लाख शेयर्स इन ए लिमिटेड को बेटा कर देंगे सरेंडर। तो शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड अपने 1 लाख शेयर्स को सरेंडर कर देंगे। ठीक है, और उसके बदले उनको बी लिमिटेड देगी 50,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। ये उन्हें क्या हो जाएंगे? इशू हो जाएंगे। बात समझ आई बेटा? तो मैं ए लिमिटेड का शेयर होल्डर हूं, मैं अपने शेयर सरेंडर कर दूंगा जो मैं होल्ड करता था ए लिमिटेड में, और बदले में मुझे बी लिमिटेड के क्या मिल जाएंगे? शेयर्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा
इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, यह ट्रांसफर नहीं है एज पर सेक्शन 47। और शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। नो कैपिटल गेन will arise in hands of shareholders of A Limited। बेटा मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स अपने ए लिमिटेड के शेयर्स को सरेंडर कर देंगे और उन्हें बी लिमिटेड के शेयर्स क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। समझ आया? कॉपी करो। आगे चलें। चलो देखो अगला क्या है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सुना, बहुत सिंपल। 7th पॉइंट, मेरी बात समझनी है बेटा, सुनो। अब बेटा ये कंपनी है ए लिमिटेड। पता है बेटा हुआ क्या, ये जो ए लिमिटेड थी ना, ये स्प्लिट हो गई इनटू 2 कंपनीज। तो ए लिमिटेड जो कंपनी थी ये 2 कंपनीज में बेटा स्प्लिट हो गई है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। ठीक है। तो बेटा ये जो ए लिमिटेड थी ना, इसे हम नाम देते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और एक्स और वाई लिमिटेड को हम नाम देते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड है हमारी डीमर्ज्ड कंपनी और एक्स और वाई है हमारी रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है बेटा, अब सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अब होगा क्या, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब होगा क्या बेटा, पता है क्या होगा। एक कंपनी जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज में स्प्लिट होती है ना, तो कंपनी जब स्प्लिट होती है तो कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज का भी तो बंटवारा होता है ना बेटा। असेट्स और लायबिलिटीज भी तो स्प्लिट होंगी। तो ए लिमिटेड की कुछ असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे एक्स लिमिटेड को, ए लिमिटेड के कुछ कैपिटल असेट्स एक्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, और ए लिमिटेड के कुछ कैपिटल असेट्स बेटा वाई को ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई ए लिमिटेड के कुछ कैपिटल असेट्स एक्स को चले जाएंगे, कुछ कैपिटल असेट्स वाई को चले जाएंगे, है ना। उन्होंने कहा ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स है ना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स है बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। पॉइंट बताओ क्लियर। और क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है, तो डीमर्ज्ड कंपनी के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। देयरफॉर नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ
डीमर्ज्ड कंपनी, और डीमर्ज्ड कंपनी के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका क्लॉज 7। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, 8th क्या है? 8th इसी से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ और इशू ऑफ शेयर्स बाय अ रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर। अच्छा, फिर से डीमर्जर का ही केस है बेटा, इसी से रिलेटेड है 8th। ये देखो होता क्या है, अब अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ए लिमिटेड थी डीमर्ज्ड कंपनी और वो स्प्लिट हो गई थी इनटू 2 रिजल्टिंग कंपनीज, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। सुनो बेटा ध्यान से, है ना? अब सुनो बेटा, मुझे एक बात का जवाब दो। ए लिमिटेड ने अपने कैपिटल असेट्स कुछ ट्रांसफर करे थे एक्स को और कुछ ट्रांसफर करे थे वाई को, तो बेटा एक्स और वाई का भी तो फर्ज बनता है कि वो ए को क्या पे करे, कंसिडरेशन। तो बेटा एक्स ए लिमिटेड को क्या पे करेगा, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन किस फॉर्म में पे कर रहा है, बाय इशू ऑफ शेयर्स। सिमिलरली ए ने वाई को भी कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करे तो वाई भी ए लिमिटेड को बेटा कंसिडरेशन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ना, बाय रिजल्टिंग कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, इसे बेटा ट्रांसफर माना नहीं जाता है सेक्शन 47 के हिसाब से। तो ये जो शेयर्स इश्यू करे हैं ना, ये जो शेयर्स इश्यू करे हैं किसने, रिजल्टिंग कंपनी ने डीमर्ज्ड कंपनी को, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है एज पर सेक्शन 47। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? क्लियर? और क्योंकि इसे ट्रांसफर माना नहीं जा रहा है तो रिजल्टिंग कंपनीज के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। नो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। तो बेटा बात सिंपल है, डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को जब कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करेगी और रिजल्टिंग कंपनी जब डीमर्ज्ड कंपनी को कंसिडरेशन के तौर पे शेयर्स इश्यू करेगी, इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा सेक्शन 47 के हिसाब से। पक्का बताओ, बात समझ आई सबको? अच्छा, मैं एक ना छोटी सी बात आपसे कर लूं बेटा, शर्त वही है, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। बेटा सुनो, शर्त है जो रिजल्टिंग कंपनी है ना, वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। रिजल्टिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। चलो कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। करें आगे चलें? देखो बाकी बेटा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं इनके। ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। तो याद रखना बेटा, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर ट्रांसफर करे हैं रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, इन्हें हम एक नाम और देते हैं मसाला बॉन्ड्स।
ठीक है, तो याद रखना, अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या मसाला बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है इंडिया से बाहर, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को, तो उसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं बेटा। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। याद रखो बेटा, याद रखो, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो याद रखना इसे भी ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। तो जे और के पॉइंट में डिफरेंस सिर्फ सिक्योरिटी का ही है। जे पॉइंट में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात थी और यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात है। ठीक है, बाकी पूरा केस सेम है। अच्छा, एल पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बाय एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल जब सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम करेगा तो बेटा उसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, मतलब रिडेम्पशन के टाइम पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। ठीक है, इन्हें बस याद कर लेना बेटा, उतना ज्यादा डिटेल वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, एम पॉइंट भी बेटा खास कुछ नहीं है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, फोटोग्राफ प्रिंट to any national museum, national art gallery or such other museum or institution as notified by central government। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर किसी पर्सन ने किसी नेशनल म्यूजियम को या किसी नेशनल आर्ट गैलरी को या फिर ऐसे म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन को एज इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर किया एनी वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, फोटोग्राफ, प्रिंट, तो ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन नेशनल म्यूजियम को, नेशनल आर्ट गैलरी को या ऐसे म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ट्रांसफर करता है कोई वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, फोटोग्राफ, प्रिंट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ऐसी कोई चीजें ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और आपके हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। ठीक है, फिर अगला, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। बेटा एक बात याद रखना, आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स अगर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, शेयर्स में या डिबेंचर्स में, तो इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा एज पर सेक्शन 47। तो बेटा ये केस वहां पर होता है ना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में। बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटा, जहां पर डिबेंचर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है, वो अगर अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सोचो, डिबेंचर होल्डर्स ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, उन्होंने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, शेयर्स में। तो अगर डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा ये वाला केस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया,
ये वाला केस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया। बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस कन्वर्जन को ट्रांसफर माना नहीं जाएगा और आपके हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें हमारा, थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। अब बेटा होता क्या है जरा ध्यान से सुनना, मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं आपसे बात करूंगा लेकिन थोड़ा सा आपको जरूर समझा दूंगा। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा अज्यूम करो कोई सीनियर सिटीजन है। कौन है? सीनियर सिटीजन, ठीक है। और एक तरफ है बैंक, एक तरफ है बैंक। बेटा इमेजिन करो कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है। उसकी बेटा आमदनी नील बटे सन्नाटा है बेटा। नील बटे सन्नाटा मतलब बिल्कुल इनकम नहीं है बेटा, ना के बराबर है। तो सीनियर सिटीजन को ना अपना घर चलाने में, रोजमर्रा के एक्सपेंसेस इंकर करने में बेटा दिक्कत हो रही है। लेकिन हां, सीनियर सिटीजन के पास बस एक चीज है बेटा, वो घर जिसमें वो सीनियर सिटीजन रहते हैं। मतलब बेटा प्रॉपर्टी के नाम पे बस एक चीज है और वो क्या है? एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और चीज नहीं है बेटा, आमदनी नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है, बस एक घर है जिसमें वो सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो बेटा आरबीआई ने ना आज से कुछ साल पहले एक रिवर्स मॉर्गेज स्कीम शुरू करी थी और ये खास तौर पे बेटा किन के लिए थी? सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इसमें बेटा जो सीनियर सिटीजन है ना, जो सीनियर सिटीजन है वो बैंक के पास जा सकते हैं। वो बैंक के पास जा सकते हैं किस चीज के लिए? लोन के लिए। नॉर्मली जैसे होता है सीनियर सिटीजन बैंक के पास जाएंगे लोन मांगने, बैंक क्या कहेगा? अपनी कोई सिक्योरिटी गिरवी रखो। तो सीनियर सिटीजन जिस घर में रहते हैं वो घर बैंक के पास रखवा देंगे एज सिक्योरिटी। तो हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास रखवा दी एज सिक्योरिटी, मॉर्गेज करवा दी। तो सीनियर सिटीजन ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखवा दी उस लोन के बदले, ठीक है। अब बेटा होगा क्या? बेटा बैंक जो है ना, बैंक सीनियर सिटीजन को देगा लोन, बैंक सीनियर सिटीजन को देगा लोन। बेटा वैसे ये जो लोन दिया जाता है ना, ये जनरली बेटा बात कर रहा हूं मैं, लमसम नहीं होता है। ये जनरली होता है पर मंथ के हिसाब से। वैसे तो होने को तो लमसम हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इनमें से जो ज्यादा प्रेफरेबल होता है वो मंथली होता है। मतलब बैंक सीनियर सिटीजन को मंथली बेसिस पे लोन देता रहेगा, मंथली बेसिस पे लोन देता रहेगा बैंक, मंथली बेसिस पे। सर ये लोन मंथली बेसिस पे कब तक देता रहेगा? बेटा जब तक वो सीनियर सिटीजन जिसके नाम पे ये घर है जिंदा है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक जिंदा है बेटा मंथली बेसिस पे उसे ये पैसा मिलता रहता है। मैं इसे लोन नहीं बोलता, मंथली
बेसिस पे कुछ रिसिप्ट हो रही है। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? तो मंथली बेसिस पे कुछ पैसा बैंक सीनियर सिटीजन को बेटा देता रहता है मंथली बेसिस पे। सपोज बैंक और सीनियर सिटीजन के बीच में बेटा डिसाइड हो गया कि बैंक सीनियर सिटीजन को मंथली 15,000 रुपए देगा, तब तक जब तक सीनियर सिटीजन बेटा जिंदा है। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे सीनियर सिटीजन को कितना दिया जा रहा है? 15,000 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है। ठीक है सर, इस लोन की रीपेमेंट कैसे होगी? बेटा इस लोन की रीपेमेंट ना सीनियर सिटीजन को नहीं करनी होती है। सर ये तो बड़ा अच्छा लोन है, रीपेमेंट नहीं होनी। नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन को ये लोन चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बेटा जब सीनियर सिटीजन मर जाएगा ना, जब डेथ हो जाएगी, तो उसे ये 15,000 रुपए मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना ये 15,000 कब तक मिलेगा? टिल डेथ। तो जब तक सीनियर सिटीजन की डेथ नहीं हो जाती उससे पर मंथ 15,000 रुपए मिलता जाएगा। एक बार सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई ना, उसे ये 15,000 रुपए मिलना क्या हो जाएगा? बंद। बैंक क्या करेगा? बैंक इस हाउस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचेगा बेटा। बैंक करेगा सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी बेच के बैंक अपना पैसा बताओ क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा बेटा। बैंक अपना पैसा क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। समझ आया सबको? तो बेटा ये स्कीम किनके लिए बेनिफिशियल है? सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है बेटा। उनका काम हो गया ना भाई, घर खर्च चलाने के लिए 15,000 रुपए पर मंथ भी मिल गया और लोन चुकाने की दिक्कत भी नहीं हुई। बैंक के पास हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी, बैंक अपने आप बेचेगा, अपना पैसा वसूलेगा, पैसा हजम कर जाएगा बेटा। बात समझ आ रही है? अब मैं आपसे एक बात और कर लेता हूं, इसे रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। बेटा नॉर्मल जो लोन होते हैं ना, नॉर्मल जो लोन होते हैं उनमें क्या होता है, आप जब बैंक से लोन मांगने जाते हो ना, तो बैंक आपको, जैसे सपोज मैं बैंक से गया 50 लाख रुपए का लोन मांगने, तो बैंक क्या करेगा? मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे देगा और मुझे वो पैसा चुकाना होगा किश्तों में। मुझे वो पैसा किश्तों में चुकाना होगा, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए पर मंथ करके। मतलब लोन मिला लमसम और चुकाया किश्तों में। यही तो होता है नॉर्मली। जब लोन मांगने जाते हो तो लोन तो लमसम मिलता है, बट रीपे लमसम नहीं होता, रीपे किश्तों में होता है। यह उल्टा है बेटा। यहां पर लोन मिला पर मंथ बेसिस पे टूट के, और लोन चुकाया कैसे बेटा? चुकाया किश्तों में, लमसम। तो ये रिवर्स है बेटा। नॉर्मली लोन मिलता लमसम है, चुकाते किश्तों में है। यहां पर लोन मिला किश्तों में है, चुकाया लमसम है, इसलिए इसे रिवर्स कहा जाता है। खैर, काम की मैं दो बातें कर लूं बेटा आपसे। सुनो मेरी बात सुनो। सीनियर सिटीजन ने अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी बैंक को ट्रांसफर करी थी ना बेटा, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है। नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। इसे ट्रांसफर माना नहीं जाता है, और क्योंकि यह ट्रांसफर नहीं है तो सीनियर सिटीजन के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। एक बात और करनी है बेटा मुझे, पक्का? अब सुनो एक लास्ट बात बेटा। ये जो 15,000 रुपए पर मंथ सीनियर सिटीजन को मिल रहा है ना बेटा, टिल हिज डेथ, बेटा आप एक तरफ से ये सोच सकते हो कि ये सीनियर सिटीजन की क्या है? इनकम है।
और कायदे में बेटा ये सीनियर सिटीजन की इनकम ही है, बट ये एग्जेम्प्ट है बेटा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43। मतलब इस इनकम पे सीनियर सिटीजन को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को तो बेटा फायदा ही फायदा है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में। जो पैसा मिल रहा है बैंक से वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो कैपिटल गेन अराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब चारों उंगलियां बेटा घी में है और सर कढ़ाई में है। पक्का? तो सीनियर सिटीजन के लिए ही ये स्कीम लाई गई थी, बेनिफिशियल है बेटा उनके लिए। जो इनकम मिल रही है एग्जेम्प्ट है, और जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है कैपिटल गेन भी नहीं आएगा उस पर। तो इसी के साथ बेटा हमारा सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं बेटा? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।